गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे पेपर 2 के मैथ्स के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जुलाई 2019 में पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फालतू की बातें न करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पे। और एक पॉइंट और हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जब भी आप पेपर सॉल्व करिए तो पेडागोजी वाले पार्ट में आपको माइंड में बच्चों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आप पेपर 1 बना रहे हो तो 1 to 5th के बच्चे माइंड में होने चाहिए, मतलब किस तरीके से उनको कैरी करना है, यानी उनकी प्राथमिकता देनी है। और अगर आप 6 to 8 का पेपर बना रहे हैं तो आपको 6 to 8 के बच्चों को माइंड में लेके चलना है पेडागोजी वाले पार्ट में। अगर कंटेंट करें तो भाई यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बट पेडागोजी में आपको प्राथमिकता बच्चों को देते हुए चलना है। मतलब मैथ्स में तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अदर सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर तरीके से बच्चों के बारे में सोचते हुए अगर चलेंगे, किस तरीके से उनको कितनी मतलब मैक्सिमम वरीयता देनी है बच्चों को। ठीक है, तो ऐसे में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा 168। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व भी कर दूं, अगर आपको लगता है थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए घनाभ क्या होता है, घनाभ की आकृति जो होती है तो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक, जिसमें जैसे आपका घर रहता है, मतलब थोड़ा लेंथ ब्रेथ हो इसमें, तो ये आपका घनाभ हो गया। ओके, तो यहाँ पे लेंथ क्या दिया गया है देख लेते हैं। एल इक्वस टू लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई यानी कि बी आपका 6 मीटर, और एच हमें फाइंड आउट करना है, एच पता नहीं है। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया है पूरा 194 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, टोटल टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है आपका 2 LB प्लस BH और प्लस HL। तो टी एस ए टोटल कितना है 194, मतलब कुल कुल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया है 194। तो यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ L की वैल्यू क्या है 8 और B क्या है 6 और प्लस B क्या है 6 इंटू एच और प्लस H इंटू L क्या है 8। H की वैल्यू हमें पता नहीं, यहीं से पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 194 डिवाइडेड बाई 2, ये जो 2 है यहाँ पे ये वाला, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 8 6 या 48 और प्लस 6H, ये हो 6H और 8H कितना हो जाएगा, मतलब ये 6H और प्लस ये हो जाएगा 8H। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14। ठीक, इक्वस टू 48 प्लस 8 मतलब 6H प्लस 8H, तो ये हो जाएगा 14H। अब इसको माइनस कर लीजिए, 97 माइनस 48 इक्वस टू 14H। तो माइनस करेंगे तो 17 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसने 12 एक दे दिया था, 8 बचा, 8 में से 8 निकालेंगे तो आपका बचेगा, या सॉरी 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 इक्वस टू 14H। तो H इक्वस टू फाइंड आउट करेंगे, अगर यहाँ पे H इक्वस टू निकालेंगे तो 49/14 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। ठीक, तो आपका H इक्वस टू क्या आ रहा है 7/2 मीटर, ये H हो गया। तो पूछा क्या गया है इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन U से दिखाते हैं, तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है, L क्या है मतलब 8, B क्या है 6 और H क्या है आपका, H अभी आया है 7/2। अब 2 से मैं इसको 8 को काट दे रहा हूँ, 2 4 जा, तो 6 4 जा 24 और इंटू 7, ये 7 बचा हुआ है तो 7 का इंटू कर देंगे, तो 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 14 2 16, 168 मीटर क्यूब। तो आपका यही आंसर आ गया, सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं ना। ठीक, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन ट्रिपेजियम का है, इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज।
किसी समलंब का क्षेत्रफल इतना है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका शीर्ष 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जितना स्पेस है मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो समलंब चतुर्भुज कैसा रहता है ये भी बता दूँ। ये आपका एक तो ये डायग्राम रहता है, चाहे आप ऐसे बना लीजिए या फिर कभी कभी ऐसा भी बनता है। ठीक, दोनों तरीके से ये समलंब चतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ पूरा कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिखने का कोई तरीका नहीं रहता, सीधा आंसर निकालना रहता है फॉर्मूले में रख के। ठीक है, और इसकी देखिए ये जो 7 सेंटीमीटर है बोलना है शीर्ष लंब, तो ये हाइट बोलते हैं इसको h। ठीक है, ये वाली 7 है। और फिर जैसे ये कह रहा है कि समांतर है, समांतर भुजा कौन सी है, ये वाली है और ये वाली है। ठीक, तो कह रहा है कि एक भुजा मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना है x+6 है। एक मतलब बड़ी वाली तो ज़्यादा होगी, तो एक 6 अधिक है, तो पहला x मान लेते हैं, दूसरा x+6। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है फार्मूला, क्षेत्रफल ऑफ ट्रेपेजियम मतलब सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ये होता है 1/2 b+a। b और a क्या है, पैरेलल साइड का सम, मतलब ये इसे बोलते हैं, इसे a ले सकते हो और इसे b बराबर ले सकते हो। ठीक है, और इंटू h होता है, तो 1/2। अब b और a मान लेते हैं, b हमने क्या माना है x+6 क्योंकि ज़्यादा था 6, और प्लस a के क्या माना है x, इंटू h कितना है 15 दिया गया है क्वेश्चन में, सॉरी 7 दिया है, 7। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, 7 है यहाँ पे, इंटू 7। तो अब और क्षेत्रफल कितना दिया है 105। अब देखिए आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब 105 इंटू ये जो 2 है नीचे, ये यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x+6 और इंटू 7। ठीक, तो अब देखिए 105 इंटू 2 और ये जो 7 है ये आ जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू 2x+6। अब 7 से काट दीजिए इसको, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये 15 2 जा कितना हो गया 30 और -6, ये जो 6 है माइनस कर दिया इक्वल्स टू 2x। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 - 6 कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 2x। और ये 2 को काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x आपका आ गया 12। ठीक, तो पूछा है कि लंबी भुजा की लंबाई, लंबी कौन सी है x+6 है, तो लंबी भुजा की लंबाई, लंबी भुजा कितनी है x+6, तो x की वैल्यू कितनी आई है 12, ये आपका 12 है और +6, तो कितना हो जाएगा 18 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में रहेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा 4th। क्लियर है, थोड़ा मैं यहाँ पे आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आता जाए। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन बस देखने हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, अगली बार से मैं सीधे क्वेश्चन बस बता दूंगा, सॉल्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, अपने से आप कर सकते हो तो कर लेना, बट यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि अगर बता के चलूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। तो अब आप देखिए बेलन कैसा रहता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम रहेगा। ठीक, ये थोड़ा सा इस तरीके का कुछ, आधार की त्रिज्या मतलब जो इसका आधार है यहाँ से यहाँ, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, रेडियस जो है ये 3 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है 94.2। ठीक, तो देखिए बेलन का आयतन जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आयतन, यानी कि वॉल्यूम, इसे यू से दिखाते हैं, तो ये होता है πr²h। तो हमारे पास r है लेकिन h नहीं है, r तो है लेकिन h नहीं है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा h निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है,
तो ये होता है आपका वो 2πr/h। अगर टोटल बोलता तो 2πr/r+h होता, लेकिन यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठफल बोला है, तो ये 2πr/h हो जाएगा इक्वल्स टू 94.2। तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 7 जा और यहाँ पे 2 1 जा, ठीक। पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे दिया गया 3.14 रखना है, इंटू आर की वैल्यू 3 है, इंटू एच और बराबर 47.1। एक बार मैं ये चेक कर ले रहा हूँ 2 से, 2 4 जा 8, एक बचा आपका रिमाइंडर, तो 2 7 जा 14, 2 1 जा, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैं इसको 3 से काट रहा हूँ, 3 1 जा 3, एक रिमाइंडर बच रहा है, 3 5 जा 15, ठीक। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, मतलब 15.7 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से h फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 15.7 और डिवाइडेड बाई 3.14। यहाँ पे इतना बच रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही ना, देखते चलिएगा आप लोग भी। तो 1570, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा अपॉन 314। इसको मैं 2 से काट दे रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये अब देखेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे ये 2 बार में कैंसिल हो जा रहा है क्या, देखिए 157 यहाँ भी आ रहा है, ठीक। इसको मैं 157 से ही डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। 157 1 जा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 157 2 जा 314 होता है, ठीक है। तो मैं 157 से ही काट दे रहा हूँ जिससे आसानी से हो जा रहा है, और 2 5 जा 10, यानी h हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब इसी में वैल्यू रख देनी है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और r क्या है हमारा 3 दिया गया है, 3 इंटू 3, आर स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 और h क्या है 5 अभी आया है, तो इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 45 में यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 45 में 22 का करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 2 4 जा 8, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 9, तो यार है 990, क्या रहा है 990 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको डिवाइड करिए, 990 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 9, तो 7 4 जा 28, एक बच रहा है, फिर 0, 7 1 जा 7, तो 10 - 7 3 बचेगा, ठीक। तो आप इसे आइडिया लगा सकते हैं। 141 किसी में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो पहला यही ऑप्शन आ रहा है, पॉइंट के बाद एक नंबर और ले लीजिएगा, तो 141 आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे लेंदी है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही सॉल्व करने में अगर जिसको देखना है सॉल्यूशन इसका। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि यदि 14 12 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो √12x + 9 का मान क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके। इसमें x जोड़ा जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 14 + x, 12 + x, 34 + x, और 30 + x। तो अगर कोई चीज़ समानुपात में हो, यानी कि प्रोपोर्शन बोला जाता है इंग्लिश में, पता होगा, अगर a⁻b⁻c⁻d, तो इसको कैसे लिखते हैं a/b = c/d, इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको भी लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए हमें। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 14 + x डिवाइडेड बाई 12 + x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 34 + x और डिवाइडेड बाई 30 + x। अब इसका क्रॉस इंटू हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा और इसका यहाँ पे इंटू हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स। अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो बता देना, अगली बार से मैं डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। सोल्यूशन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा सोल्यूशन कराने में वीडियो बड़ी होगी, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। मैं क्योंकि मैथ्स है, बिना सॉल्व किए तो आप भाग नहीं, मतलब सॉल्व किए बिना तो जा नहीं सकते, ये रुक के ही सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे ही करना पड़ेगा। ये यहाँ ट्रिकी वाला काम नहीं चलने वाला है, देख रहे हैं इन क्वेश्चनों में ट्रिकी नहीं, सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 3 जा 42 और 0 1 लग जाएगा, प्लस 14x और प्लस x का इंटू करेंगे 30x और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, फिर 34 का 12 में करेंगे तो 34 इंटू 12 और प्लस 34x और प्लस 12x और प्लस ये जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर में ये दोनों तो कट ही जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 420 और प्लस 14x और 30, तो ये हो जाएगा 44। देखिए इसको प्लस करेंगे तो ये 30 और 10 40 और 44 हो गया, 44x इक्वस टू, और इधर ये 34 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये चल क्यों नहीं रहा, 34 इंटू 12 कर लीजिए, तो 12 4 जा 48, 4 कैरी और 12 3 जा, तो यहाँ पे 36 होता है, तो 0 यहाँ 408 आ जाएगा, ठीक, 408 और प्लस ये x वाले प्लस करिए तो 30 40 46 हो रहा है, 46x। अब x वाले को साथ में ले लीजिए तो ये हो जाएगा 40, मैं इसको राइट में ले जा रहा हूँ, 46x और माइनस 44x इक्वल्स टू, और इसको मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 420 और माइनस 408, तो ये हो जाएगा 2x माइनस करेंगे इसको और इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे तो 10 में से निकालेंगे 2 और यहाँ पे 1 बचा, ठीक। ये 2 से काट दीजिए, 2 6 या 12 तो x की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो पूछा है कि √12x प्लस 9 का मान क्या होगा, तो देखिए इसको निकाल के देखते हैं। अब आप कहेंगे सर इतना आराम आराम से हम सॉल्व करेंगे, भाई यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आराम से क्वेश्चन कर रहा हूँ, वहाँ पे ये फार्मूले और गिवन दैट कुछ नहीं लिखना है, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन पे ध्यान देना, बस जो कट रहा है फटाफट करिए और जल्दी करिए, वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, एक सेक्शन के लिए आधे घंटे का टाइम मिलता है, यहाँ पे तो मैं प्रॉपर समझने के लिए बता रहा हूँ आराम आराम से, ठीक है। तो हो जाएगा 12 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है प्लस 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 8, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताने का तरीका सही लग रहा है कि नहीं, या फिर मैं कुछ चेंज भी करूँ इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा है। दूसरा है एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, होती है भाई, ऐसे डिवाइड कर दीजिए ऐसे कर दीजिए, सममित नहीं है, ठीक, इसकी तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। तो कौन सा सत्य है, तो ये नहीं बोल रहा है जबकि होती हैं। फिर इसमें कह रहा है एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं, भाई कोई कोण बना है तो सममित रेखा बस एक ही होती है इसकी डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक समखंडभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं, हेक्सागन की बात हो रही है, 4 सममित है। हेक्सागन अगर आप बना रहे हैं तो देखिए एक तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे 2 ही होती है, मुझे तो 2 ही लग रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे 10 साइड लेके बनाओगे अगर, तो उसकी जो सममिति होगी वो 10 तरीके से ही हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो x का वह मान, जो समीकरण 10x + 6 + 8x - 3 = 5, 5x - 4, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत जाएगा, आप सॉल्व कर लेना। देखिए क्या करना क्या है, एक बार रफली बताना ही पड़ेगा थोड़ा सा,
समझ में आ जाए, जिससे नहीं तो आप कहोगे कि बताया नहीं। तो इसका इंटू करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि x का वह मान जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है और वह निम्नलिखित समीकरण को भी जो x की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में भी रख के पुट करके चेक करना है, ठीक है। तो वैसे मैंने ऑलरेडी जब वर्क करता हूँ तो उसमें देखता हूँ ना कि क्या चीज़ वैल्यू, तो x इक्वस टू इसमें 8 आया था, ठीक है। तो x इक्वस टू 8 आया तो इसमें थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे वैल्यू रखने पे। अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए 10x हो जाएगा और प्लस 60 प्लस 8x और माइनस 24 इक्वस टू 25x और माइनस 20। तो 10 और 8 18 हो जाएगा 18x, और यहाँ पे माइनस करेंगे 6 माइनस 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 माइनस 2 3 36 इक्वस टू 25x और माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 25x माइनस ये 16 ये 18 था, सॉरी ये 18 है, तो 18 को मैं राइट में ले गया हूँ, ठीक। और इक्वस टू 36 यहाँ माइनस है और प्लस 20 है, ठीक। मैंने क्या किया अच्छे से देख लेता हूँ। ये 25x यहाँ पे इसको मैं इधर लाया तो ये हो जाएगा माइनस 18, और यहाँ पे ये नंबर बड़ा है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक। ये प्लस 36 ही रहेगा और प्लस 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 7 हो जाएगा 7x इक्वस टू ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 5, तो 7 8 जा 56, x इक्वस टू बोला था 8 आएगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रखने पर x की वैल्यू, यहाँ पे भी रखने पर दोनों वैल्यू किस इक्वेशन में बराबर आ रही, तो यहाँ पे रखने पे बराबर आ रही। देखो तो ये हो जाएगा 5 और 8 माइनस 5 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3, तो ये आ रहा है 15, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे 15 आ रहा है। इधर रख के देखते हैं 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 5 2 10 और प्लस 5 15, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि 11x माइनस 16y प्लस 7 प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8 में क्या घटाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ भी आप मान लीजिए, मान लेते हैं z घटाते हैं, तो कह रहा है कि इतना प्राप्त करने के लिए, मतलब ये बराबर में वैल्यू रहेगी, तो इसमें से क्या माइनस करें। तो देखिए मान लेते हैं इसमें से 5y इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 13x और माइनस 8a, ठीक। इसमें से मान लेते हैं मैं z माइनस कर रहा हूँ, करें क्या माइनस करें, मान लेते हैं z माइनस कर रहे हैं, तो इसको माइनस करने पे हमें ये मिल रहा है ऊपर जो दिया गया है 11x माइनस 16y प्लस 7 है, क्लियर है। तो अब देखिए ये माइनस जेड है, इसको मैं राइट में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको राइट में ले गया हूँ, ठीक है। और इस पूरे टर्म को मैं लेफ्ट में ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा पहले लेफ्ट में जो ऑलरेडी है इसको लिख ले रहा हूँ पहले 5y और माइनस 13x माइनस 8a और माइनस 11x, ये मैं पूरा लेफ्ट में ले जाऊंगा तो माइनस प्लस है तो माइनस, और ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये प्लस 16y और माइनस 7 है। तो देखिए क्या होगा 5y यहाँ पे है और 16y यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 21y और x का आपका माइनस है ये और ये, तो ये हो जाएगा 24x और माइनस 8 7 15, ये माइनस 8 है और 7 है, दोनों माइनस है तो माइनस में 15 है, तो यही आपका z इक्वस टू आएगा। तो ये देख लेते हैं 21y देखो ये मैच कर रहा है और माइनस 24x माइनस 15 है, तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्लियर है। बिल्कुल अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से क्वेश्चन करके आ जाओगे। नेक्स्ट है गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेडागोजी का पार्ट आ गया। अब इसमें देखिए उनके पास मौखिक गणितीय संख्याओं गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है, हाँ बिल्कुल होती है। और ऑप्शन देख लेते हैं, उनमें गणित का कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। उनकी ऐसा थोड़ी है कि बच्चा आ रहा है तो उसे गणित का कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है, गांव से हो चाहे कहीं से भी हो। नेक्स्ट में उनकी गणित में संचारण निपुणता निष्कृष्ट होती है, ये भी गलत है। बच्चे को कभी भी निष्कृष्ट नहीं लेना, मतलब बच्चा अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें घर पे भी सीखता है, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। इसीलिए पेडागोजी में बोला था कि बच्चे को अब 6 to 8 के बच्चों को, पेपर 2 बना रहे हो आप तो 6 to 8 के बच्चों को हम पेडागोजी में माइंड में लेके चलना कि हम 6 to 8 के बच्चे के बारे में सोच करके आंसर दे रहे हैं। उन्हें विपरीत गणित विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसे
क्योंकि वह उसके काम नहीं आएगा, तो ये भी गलत ही है। चौथा भी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर सबसे बेस्ट है कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। जैसे भाई छोटा बच्चा रहता तभी आप सिखाते हो ना, 1+1 कितना होता है 2, 2+3 कितना होता है। अगर एक पेंसिल है और एक पेंसिल और दे दिया जाए तो 2 पेंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से मौखिक गणितीय के बारे में तो उसे नॉलेज है ही, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, फिर अपगृहित विशेष प्रमेय है, अपगृहित परिभाषाएं हैं, अपगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है, अपगृहित एक प्रस्ताव होता है जिसे मान लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा गणित में दी गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रभाव नहीं डालता है। याद रखिएगा, नहीं बोला है, यह अधिगम का हिस्सा है। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन के स्रोत हैं। वे अध्यापिका का उनकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शक कर सकती हैं। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा पूछेगा ना कि निगेटिव, आपको पता ही नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रभाव नहीं डालता है? अशुद्धियों पर प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो मतलब पूछा है कि कौन सा प्रभाव डालता है, तो प्रभाव डालेगा को अधिगम का हिस्सा है, वह जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, ये भी ठीक है। वे अध्यापिका उनके कक्षाओं में आयोजना तैयार करने में, ये भी ठीक है। लेकिन उन्हें अनदेखा करना चाहिए, मतलब ये निगेटिव में ही आंसर पूछा, कौन सा नहीं है, तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब निगेटिव में पूछा था नहीं के लिए, कौन सही नहीं है मतलब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित के संदर्भ में सा से सही है? गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक प्रकार की भाषा है। तो 41 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। एक उपकरण भी है, एक कला भी है और एक भाषा भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि यह सिद्ध करने के लिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यह अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि एक परिमेय संख्या है और आगे पढ़ते हुए यह सिद्ध करना रहता है कि पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि द्वारा उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या 10th में, जब प्रूव करने के लिए आता है कि रूट टू प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो हम शुरू में क्या मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो ये किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिवाद। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है ये वाला ऑप्शन। फिर आकलन उत्पादन के अनुकूलन और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होगा। देखो, उत्तर पे वहीं जाना है, चीज़ों को समझते हुए जाना। तो ये तो गलत हो गया पहला, दूसरा वाला। थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया गया है कि विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि उपेक्षा नहीं करनी है किसी चीज़ की बच्चों के, और कह रहे हैं कि हमें विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्र रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। फिर चौथा देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से मेरी आवाज़ में चेंज आ रहा है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज़ कलम वाला कार्य उपयुक्त है क्योंकि उसमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। तो ये भी उतना बेटर ऑप्शन नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है कि जो 43 है, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट ही सबसे बेटर होगा। ठीक है, देखिए बच्चों के साथ क्या बोला गया है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना, मतलब बातचीत करना उनसे, और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, पेडागोजी में इसमें देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन आया, 3 3 4 4 लाइन के ऑप्शन है, तो ऐसे में कंफ्यूज होना, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान है। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि या उसमें कमज़ोर होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। तो आपका राइट आंसर ये मतलब ये आपका गलत हो जाएगा पहला। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं ऐसा जो हम बोलते हैं ये मिथ है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों की होता है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं, गणित कोई भी सीख सकता है, ठीक। थर्ड है, अनौपचारिक एल्गोरिदम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। और चौथा है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो ये तीनों गलत है, आपका चौथा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनुपात व समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था जोल्टन, डायनस ने, जिन प्याजे ने, लाइवागोस्की ने, पेन हिल ने, ठीक है। तो यहाँ पे 45 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, जिन प्याजे जी ने किया था। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होना है, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोजिशन इन एल्जेब्रा। तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना, अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक अवसर प्रदान देना, पहला ऑप्शन है। दूसरा, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। और विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। और चौथा है, संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक अवसर या अधिक प्रश्न देना, ठीक। तो 46 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसे छोड़कर। देख रहे हैं ना, पेडागॉजी ऐसी आई है कि आप देखते ही छोड़ दोगे क्वेश्चन, इतना कौन पढ़े। इसलिए कहता हूँ कि सो के जाया करो एग्जाम में, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें माइंड फ्रेश होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ के समझ पाओगे। तो इसमें बोला गया गणित के अध्यापन की समसामयिक, यानी कि प्रेजेंट की जो चल रही है समझ अध्यापकों के अंदर, तो वो कह रहा है कि सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कौन सा छोड़ करके उसके अलावा सभी सही है। तो समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकलनात्मक समझ से पहले करना, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग्य उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल विकसित करना, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो कोई चीज़ है मतलब सन्निकट हल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो 47 जो लग रहा है कि विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क, लेकिन यहाँ पे तर्क बस बोला गया है, तर्क से काम नहीं चलेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है ये आपका फर्स्ट ही है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन का, फिर से आ गया है आपका 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बता दूँ। पहले देखिए बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऑफ पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यही बोर्ड मास होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस दोनों का। तो ये डिवाइड का साइन है, याद रखिएगा, ये आपका डिवाइड का साइन है। तो ये हो जाएगा -2, -4 में 2 से डिवाइड करेंगे, -2 इंटू। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, इसको यहाँ पे -3 ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस इंटू, ये भी ब्रैकेट है तो सॉल्व कर लेंगे, +3 हो जाएगा। और यहाँ भी ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -7 3 जा 21 और -8 और यहाँ पे +4 और ब्रैकेट है तो सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड का साइन है, तो 6 8 जा, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस और +3 इंटू ये 21 -8, 11 -8, ये 3 हो जाएगा 13 और यहाँ पे -8 4 जा 32, तो 6 3 जा 18 और +13 और -32, तो ये हो जाएगा 11 31 -32, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, क्या लग रहा है कहीं भी साइन की, क्योंकि माइनस करने पे यहाँ पे अगर 11 -2 करेंगे
यहाँ पे कुछ गलती हो गई, एक बार मैं दोबारा से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कुछ रॉन्ग साइन में कहीं मिसिंग हो गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना साइन है, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा समझ के करिएगा। पहले इसको किया तो ये आ गया -2, ठीक है। यहाँ पे देख लूँ, यहाँ कुछ हटाया तो नहीं मैंने, हाँ। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए तो ये -2 हो गया, और इनटू -3, और ये हो जाएगा +4, ठीक। और ब्रैकेट में आ जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा 8, ठीक। और +4 और ब्रैकेट में हो जाएगा -8। 6 8 जा 48 होता है माइनस का। अब देखते हैं क्या आता है, माइनस ये +6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और +4 इंटू ये 21 माइनस 11 में से 8 3 और 13 और -32। अब भी गलती आ रहा है क्या? और हाँ, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 13 आया है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये 3 2 जा 6, ये तो प्लस हो गया, और +4 है ये, ठीक। तो हो गया 6, और यहाँ पे 13 4 जा 52 और -32, 6 2 8 58 -32। तो यहाँ पे ये बार बार गलत ही आ रहा है यहाँ पे, जबकि इसको मैंने अभी सॉल्व किया था तो ये 13 आ रहा था, ठीक है। एक बार और रिपीट करूँगा, इसका आप दोबारा से कर लेना, ये कहीं साइन में गलती हो रही है। एक बार मैं इसको और सॉल्व करता हूँ पूरा क्लियर करके। इसको ये साइन में कहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत है, साइन में कहीं गलती। अभी इससे पहले ही मैंने देखिए कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो उससे पहले प्रॉपर तरीके से करता हूँ तभी बताता हूँ आपको, ऐसे गलत तरीके से नहीं बता सकता मैं कुछ भी। मैं देखो 2 बार नहीं आया तो फिर से कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं देखिए, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया -2, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे इंटू है, ये -3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूँ, +3। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 -2, एक बार इस बार अच्छे से चेक करते चलेंगे, -3 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, सॉरी 3 हो जाएगा, और यहीं पे लग रहा है गलती मैंने 4 कर दिया था। और यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये पूरा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21 -8 और +4 ये रहा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा, तो ये हो जाएगा -8। 21 -8 तो ये हुआ, और यहाँ पे देखिए 28 -8 तो यहाँ पे हुआ था, +4 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा -8, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए फिर इसको पहले ब्रैकेट वैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर भी मैं इंटू कर ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6 हो गया, और +3 इंटू ये 21 -8, 11 में से 8 निकालेंगे 3 13 हो गया, और -32, तो ये हो गया 6 + 13 3 जा 39 -32, तो 9 6 15 हो गया, और ये हो गया 4 -32। तो अब 5 -3 निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3, और 4 में से 1 निकालेंगे 3। अब सही आ रहा है, आपका राइट आंसर 13 आ रहा है, अब सही आ रहा है ये। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत ले लिया था, यहाँ पे 4 ले लिया था, या कुछ गलती हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि कौन भिन्न 4 दिए गए और अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने डिवाइड करके रख ली है। तो जैसे 44/49 है, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.89। आप डिवाइड कर लेना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, या फिर एक क्रॉस इंटू करके रूल होता है, उससे फिर आपके नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी थोड़ा सा, तो डिवाइड ही ऑप्शन है। इसकी वैल्यू आ रही है 0.86, और इसकी आ रही है 0.88, और इसकी आ रही है 0.82। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहली है 44/49, फिर उसके बाद 86 और 88, तो यानी दूसरा आ रहा है 22/25,
तो देखो ये दोनों हो गए, फिर इसके बाद 86 आ रहा है तो 33.38, तो ये ऑप्शन हो गया, और लास्ट में 24.29, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, 49 का आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। तो पहला है भाग क्रम विनिमय होता है, एक गुणात्मक तत्समक है, और व्यकलन प्रतिक्रम क्रम विनिमय नहीं है, गुणन साश्चर्य होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, भाग क्रम विनिमय है, और ये तीनों क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स वाई जेड की महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मसा क्या होता है, मिनिमम जो चीज़ें हो, कम से कम जो संख्या हो वो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए मतलब जैसे जो जैसे 2 आया है ना, तो 2 मिनिमम कितना, तीनों में आया है। तो देखिए 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 4, तो यहाँ 2 पावर 2 सब में कॉमन हो जाएगा। मसा का मतलब होता है आपका जो दोनों तीनों में कॉमन होती है। 2 पावर 2 2 बार कम से कम तो आया ही है। ठीक, फिर 3 बार यहाँ पे 3 4, फिर 3 पावर 3, 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 तीनों में आया ही है, तो ये हो जाएगा 3 × 3। और फिर 5 कितनी बार है, 5 पावर 2 2 बार 5 आया है। ठीक है, क्योंकि जितना मिनिमम रहेगा उतना इस तीनों में आएगा। ठीक है, और 7 में देखेंगे तो 7 पावर 3 है। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 2 × 4, और ये हो गया 3 3 × 9। ठीक, तो ये हो देखिए ये हो गया 9, और ये हो गया 4, और 5 5 × 25, ये हो गया 25, ये वाला पार्ट। तो 25 और 4 जा 25, 4 जा कितना होता है 100, और इंटू 7 पावर 3, तो ये हो गया 900 इंटू 7 पावर 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 30 स्क्वायर और इंटू 7 पावर 3। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि यदि 52272 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर पावर 4 है तो पी क्यू आर एक अभाज्य संख्या है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 52272 इसका पूरा फैक्टर कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी होगा। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 3 जा 0, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। फिर इसके बाद 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24, 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 3 1 3 2 1, 121 किसे होगा 11 से, तो ये आ जाएगा 11, और फिर एक बार 11 से कर देंगे तो ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे 4 मतलब कि अब ये देखिए p पावर 2, तो p यानी कि 2 बार कौन आया 11, तो ये हो गया 11 पावर 2 इंटू q कितना है 3 है, तो 3 कौन आया 3, तो ये 3 पावर 3 इंटू r 4 बार आया यानी 2 4 बार आया, तो 2 पावर 4। तो ये क्या है p है, तो आपका p क्या हो जाएगा, p बराबर 11, फिर यहाँ पे क्या है ये q है, तो q बराबर क्या हो गया 3, और r बराबर क्या हो जाएगा 2। तो पूछा है कि 2p प्लस क्यू माइनस आर, इसकी वैल्यू पूछा है, तो 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 11, प्लस क्यू क्या है 3, माइनस आर कितना है 2, तो हो गया 22 प्लस 3 माइनस 2, तो ये करेंगे 25, 25 माइनस 2 23, तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, इसको फटाफट आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा 1 2 क्वेश्चन में आंसर ही डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये 7 अंकों की संख्या 134x 58y तो 72 से विभाजित है, तो 2x प्लस वाई का मान, तो यहाँ पे x y की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है।
इसमें देखेंगे तो ये निम्नलिखित से पाइथागोरस त्रिक नहीं है, मतलब ट्रिपलेट कौन सा नहीं है, यानी कि पाइथागोरस का रूल क्या होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ए बी सी, तो जो इसका ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है इस एंगल के अकॉर्डिंग, और ये आपका आधार होता है, ठीक। यानी कि ये आपका ये बोलते हैं कि हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहाँ पे जो ए सी स्क्वायर है, हाइपोटेनियस जो होता है, इसका स्क्वायर बराबर हो जाना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन अगर दो साइडों का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर आ रहा है तो वो तो होगा पाइथागोरस ट्रिक, लेकिन जिसका नहीं होगा तो यहाँ पे 54 का जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड होगा, इसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा। ये सभी मतलब 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये 17 स्क्वायर के बराबर आएगा। फिर इसमें भी 84 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे और फिर 85 का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों स्क्वायर का सम 85 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। इसमें देखेंगे दिया गया है कि एक कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना बराबर है, तो कोण कौन सा है। तो मान लेते हैं वो कोण क्या है, लेट बी। इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। एक्स है तो कह रहे हैं संपूरक यानी कि सप्लीमेंट एंगल, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, जो है ये 4 गुना है किसके, कम्प्लीमेंट एंगल के। मतलब बोला है ना कि मान कोण पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस एक्स 360 माइनस 4x, 4x को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 4x बराबर 360 माइनस 180, ये हो गया 3x बराबर 180, 3 6 160, मतलब सॉरी 60 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से। आगे दिया गया है कि एक किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में x 3x प्लस 20 और 6x, तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, तो एक x है, ये वाला मान लेते हैं 3x प्लस 2 है, और ये वाला मान लेते हैं 6x है। तो इनका सम क्या होगा, 6x प्लस 3x प्लस 2 और प्लस x एंगल है, तो इसका सम कितना होगा 180। तो 6 3 9 9 और 10x प्लस 10x प्लस 20 भी था ना यहीं पे, ये था 3x प्लस 20 था यहाँ पे, ये थोड़ा गलती हो गया, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कराना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। देखो इसको जल्दी से करा देता हूँ एक बार फिर से। ये कह रहा है कि जैसे तीनों एंगल है तो इनका सम कितना होगा, सिंपल सी बात है 3x प्लस 20 और प्लस 6x बराबर 180। तो देखो x ये 4 4 और 6 कितना हो गया 10x और प्लस 20 इक्वल्स टू 180। तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस करेंगे तो 160, ये जीरो कट गया, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 16। तो पहला एंगल तो x जो होगा वो 16 हो जाएगा, पहला हमारा यही मिल गया। दूसरा है 3x प्लस 20, तो 16 मतलब 3 इंटू 16 और प्लस 20, तो हो गया 48 प्लस 20 यानी कि 68 हो गया, ठीक। फिर अगला है 6x, तो 6 इंटू एक्स क्या है 16 है, कुछ गलती तो नहीं होगी, 48 और प्लस 20, फिर 16 में 6 7 7 और 3 10x और प्लस 20, यही तो आ रहा है, तो 160 हो गया, और ये 10 16 आ गया, 48 20, तो 90 से बढ़ा रहा है, एक 90 से बढ़ा रहा है तो कौन सा होता है, अधिक कोण होता है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला आसान है, इसमें समरूप त्रिभुज वाले का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। कह रहा है कि यदि ए बी सी और डी एफ में एंगल सी और एफ और ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर ई एफ बराबर है, तो ये किसी मतलब दो साइड और एक एंगल, मतलब साइड एंगल साइड के थ्रू देख लेना। ये इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों कांग्रेंस हो गए, तो ये दोनों साइड जो है ए बी बराबर और डी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि 2x-1 बराबर 5x-4। आपने कांग्रेस रूल पढ़ा होगा, अगर ऐसे इसके थ्रू आपने कांग्रेस शो कर दिया तो किसी भी साइड को दोनों ट्रेंगलों में इक्वल ले सकते हैं। तो हो गया 2x-5x और बराबर ये हो जाएगा -4 + 1, ये हो गया -3x और बराबर -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 3/3 1, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसमें दिया गया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 और दूसरी भुजा 10 सेमी है, तो इसका परिमाप, मतलब ट्रेंगल का अगर साइड देखें तो ये 5 है मान लेते हैं, ये 10 है, और इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x + 10 + 5 बराबर कितना है, पेरीमीटर। तो कह रहे हैं x का ये पॉसिबल मान, सॉरी p का पॉसिबल मान, तो इसका राइट आंसर 21-29 था। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं थोड़ा। इसको भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, अब मैं बता दे रहा हूँ बस। कह रहा है इतने 15 तक मतलब 15 नंबर हैं का माध्य x है, तो यहाँ पे x बराबर अगर इवन नंबर आता है तो n+1/2 टर्म लेते हैं। ठीक है, इसके थ्रू कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि आंकड़ों में 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यांक y है, तो y x तथा y के योग पूछ रहा है। तो ऐसे ही y बराबर निकाल लोगे, ये भी ऑड ही रहेगा, तो n+1/2 टर्म लगा लेना और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इसका राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। और ये क्वेश्चन छोटा सा है प्रोबेबिलिटी का। किसी थैले में 3 सफ़ेद और 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं, तो मतलब थैले में से ये दृश्यता एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद लाल नहीं होने की प्रथा। लाल कितनी नहीं है, लाल 5 है और नहीं कितनी है, 5 है, तो 5 टोटल कितनी है 10, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये थे आपके पेपर 2 2019 जुलाई में जो पेपर आए हुए थे उसके मैथ्स के 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। और इससे पहले जो भी क्लासेस हैं उनका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग।